नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश और दुनिया की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से एक्शन में पूरी तरह से है दिल्ली सरकार। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सोल क्या है खास, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और सोल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। और भी बहुत कुछ रहने वाला है खास, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में एक्शन में आई रेखा सरकार, पहली कैबिनेट में लिए ताबड़तोड़ फैसले। सदन में रखी जाएगी लंबित कैग रिपोर्ट, तो वहीं दिल्ली को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। पीएम आज 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। महाकुंभ में अभी तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। आज यूपी की जेलों में बंद कैदियों को मिलेगा त्रिवेणी संगम के जल से स्नान करने का अवसर। तीन खड़ी बसों के विस्फोट से दहला इजराइल का तेल अवीव। आतंकवादी हमले की आशंका, नेतन्याहू ने सेना को दिया वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाने का निर्देश। और चैंपियंस ट्रॉफी में जीत से शुरू हुआ टीम इंडिया का सफर। बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। वहीं वनडे मैच में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेकर दुनिया भर के बॉलर से आगे निकले मोहम्मद शमी। और आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नवगठित कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। साथ ही 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का फैसला भी ले लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना पर चर्चा हुई। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपए का योगदान देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान योजना से जुड़ी औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। कैबिनेट ने नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पिछली आप सरकार ने रोके रखा था। पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा हुई। ये योजना 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना पर आगे और विचार विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिलाओं का भुगतान नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए फंड कहां से आएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। और दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में पात्र महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई। हालांकि इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल खड़े किए तो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने ही अंदाज में पलटवार किया। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया,
दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है और सीएजी रिपोर्ट भी जल्द ही पेश की जाएगी। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है, सीएजी की रिपोर्ट जल्दी पेश होगी। वहीं उद्योग और खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीएम मोदी का किया हुआ वादा पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद बहुत सी चीजों का सच भी सामने आएगा। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम पास करेंगे। हमने आज आयुष्मान भारत की योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट करने के लिए आज कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। इसके साथ ही दूसरी बात थी कैग रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट में बहुत सारे घोटाले थे। लगभग 14 कैग रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग थी, जो विधानसभा के अंदर टेबल नहीं हुई थी। उसको भी हमने टेबल करने का इजाजत दी है और ये जहां टेबल होंगी उसके बहुत सारे घोटाले निकलेंगे। इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्टों में बहुत गड़बड़ियां थी, खासतौर पर शराब की सप्लाई में बहुत गड़बड़ियां थी, इसलिए उनको रोका गया था। अब बहुत चीजों का सच सामने आएगा। और वहीं दिल्ली की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू करने के निर्णय के लिए दिल्ली सरकार का अभिनंदन करता हूं। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। उन्होंने कहा कि आपदा सरकार ने 10 वर्षों तक अपनी संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण राजनीति के कारण द्वेषवश इस जनहितैषी योजना से दिल्ली वासियों को वंचित रखा। इस कारण दिल्ली के लाखों नागरिक विषम परिस्थितियों में उत्तम इलाज से वंचित थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने विकसित दिल्ली के संकल्प पत्र में इस योजना को लागू करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया ये निर्णय प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली की भाजपा सरकार जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य के अपने ध्येय को साकार करने हेतु कटिबद्ध है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसंपर्क और विजिलेंस समेत कई प्रमुख विभाग रखे हैं। तो साथ ही वो उन विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगी जिन्हें किसी को आवंटित नहीं किया गया है। वहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, जल और गुरुद्वारा चुनाव विभाग मिले हैं। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग जिम्मेदारी मिली है। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और योजना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, SC/ST वेलफेयर, कॉरपोरेशन इलेक्शंस विभाग मिले हैं। वहीं कपिल मिश्रा को विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और भी ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे, तरकश में कितने तीर, एक्शन मोड में नजर आ रही है दिल्ली सरकार। कल की शपथ विधि और उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर, यमुना मैया की आरती और उसके बाद आयुष्मान भारत को दिल्ली वासी जिससे वंचित थे उसे लागू करने का फैसला कैबिनेट का। देखिए संध्या, मैं आपको बताना चाहूँगा 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली सरकार में वापसी हुई है और वापसी होते ही साथ ही आप देख सकते हैं दोपहर करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होता है। 3 बजे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो अपना पदभार संभालती हैं। शाम को 6 बजे यमुना आरती में जाती हैं। जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि यमुना आरती नहीं होगी, लेकिन देखिए पूरा कैबिनेट, दिल्ली सरकार का नया मंत्रिमंडल कल शाम को 6 बजे यमुना आरती में शामिल
होता है और यमुना मैया की आरती करते हैं। और 7 बजे देखिए लगातार दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक भी आयोजित की जाती है और पहली ही बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय ये रहे कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू होगी और वो केवल आयुष्मान भारत योजना ही नहीं होगी बल्कि टॉपअप होगी, यानी कि 5 लाख कहीं ना कहीं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसमें इलाज होता है तो वहीं 5 लाख ऊपर से दिल्ली सरकार भी इस खर्चे को वहन करेगी, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए 10 लाख की आयुष्मान भारत योजना हम कह सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कैग की रिपोर्ट जो पिछली 14 रिपोर्ट अभी तक विधानसभा के पटल पे नहीं रखी गई, विधानसभा के समक्ष नहीं पढ़ी गई, अब उन जो 14 कैग की रिपोर्ट हैं उनको भी आगामी दिल्ली विधानसभा के सत्र के अंदर सामने रखा जाएगा और जल्दी ही ये अगले सप्ताह के अंदर तय कर दिया जाएगा कि किस दिन दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें तमाम नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और वहीं पर कैग की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सक्रिय भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है। न केवल शपथ ही ली बल्कि दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक भी आयोजित कर दी और उसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिए गए। ये अपने आप में बड़ी बात है और आप देख सकते हैं लगातार अब जो है आज की अगर हम बात करें संध्या, तो आज दिल्ली सरकार के जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं जिनको कल रात को विभाग अलॉट किए गए हैं, विभाग बांटे गए हैं, आज वो अपने अपने विभागों के अंदर मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे। लेकिन अगले सप्ताह के अंदर किसी भी दिन दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होगी और इसके साथ साथ कैग की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। तो देख सकते हैं लगातार किस तरह से किस मोड में काम करने वाली है दिल्ली की भाजपा सरकार, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर गिरीश, और जिस तरह से कल ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चला और फैसले भी कैबिनेट में जल्द ले लिए गए, उसके आधार पर वो संकल्प पत्र भी याद आता है जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 अलग अलग तौर पर जारी किए थे, जिसमें महिलाओं की बात की गई थी, जिसमें बुजुर्गों की बात की गई थी, जिसमें युवाओं की बात की गई थी, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो स्वास्थ्य तो हमने देखा कि आयुष्मान योजना जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी ने मंचों से ऐलान किया था कि सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले फैसला लेगी, वो ले लिया गया। लेकिन आगे हम देखें अगर संकल्प पत्र के तमाम वो बिंदुओं को, तो किस तरह से जनता कितनी उम्मीदें लगाए बैठी हुई है कल के आधार पर आगे के लिए। देखिए संकल्प पत्र में बहुत से महत्वपूर्ण अन्य बिंदु भी हैं, जिसमें एक यमुना नदी की सफाई का मामला भी है। उसमें संकल्प लिया गया था कि यमुना नदी को स्वच्छ बना के दिखाएंगे और वहां लोगों को डुबकी भी लगवाएंगे और उसका आप संध्या देख सकते हैं सरकार की शपथ ग्रहण समारोह कल था, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही दिल्ली के अंदर यमुना नदी का सफाई का काम चालू हो गया था। लगातार जो मशीनें हैं वो यमुना नदी के अंदर पहुंची हुई हैं और वो लगातार गाद और कचरा तमाम वो निकाल रही हैं और आने वाले समय के अंदर जो सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो 2 कल योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन उससे पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम भी दिल्ली के अंदर कर दिया गया है। कूड़े के पहाड़ एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर पूरी तरह से दिल्ली की भाजपा सरकार सजग दिखाई दे रही है। जल्द ही उम्मीद की जा रही है उस पर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला दिल्ली सरकार लेने वाली है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे दिल्ली के अंदर स्वच्छ वायु की बात की जाए या स्वच्छ पेयजल की बात की जाए, तो स्वच्छ पेयजल पर और उसको 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का जो हर घर नल के माध्यम से भाजपा सरकार का निर्णय है, फैसला है, वो जल्द ही हर घर तक नल पहुंचेगा, स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है और उनका संकल्प भी है। निश्चित तौर पर संकल्प भी है। लेकिन गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिला सम्मान योजना थी उसको लेकर के भी कल बैठक हुई, कैबिनेट में चर्चा हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने भी प्रहार करना शुरू किया और उस पर अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर किस तरह से कहा कि अब हम सत्ता में हैं, हम तय करेंगे किस तरह से हमें काम करना है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं को जो ये सम्मान निधि दी जानी है, इस पर किस तरह की चर्चा हुई, किस तरह से अब इसका खाका बनता हुआ नजर आएगा? देखिए कल जो दिल्ली कैबिनेट की बैठक के अंदर इस पर भी चर्चा की गई है कि किस तरह से आगे महिला समृद्धि योजना के तहत जो महिलाओं से वादा किया गया है 2500 रुपये देने का, उसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। पहले इसके अंदर कई चीज़ें इकट्ठा की जाएंगी कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद हैं और उनको एक पूरा डाटा तैयार करने के बाद फिर उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि हालांकि जो आतिशी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही थी। कल उन्होंने कहा कि
जल्द ही कब ये लागू करेंगे। लेकिन जो दिल्ली की भाजपा सरकार है, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि ये हमारा काम है, ये भाजपा सरकार का काम है, वो किस तरह से कब लागू करेगी वो उसको करने दीजिए, आप उसके अंदर बिल्कुल बात ना कीजिए, वो आपका काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत एक महिला मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि हमारे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से काम करेंगे और जो वादा किया है भाजपा ने वो पूरा करके भी दिखाएगी। निश्चित तौर पर गिरीश, और इसीलिए ये घोषणाएं नहीं थी, शायद संकल्प इसीलिए था जिसे पूरा करना है। बात करेंगे कैग की रिपोर्ट की भी, क्योंकि हमने सुना था कि जीत जब हुई थी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था जनता को संबोधित करते हुए कि जिसने इस दिल्ली को लूटा है सबसे पूरा हिसाब लिया जाएगा और लूटे हुए पैसों की भी वापसी करवाई जाएगी। तो कैग रिपोर्ट की बात भी कैबिनेट के माध्यम से की गई है। रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी विधानसभा का पहला सत्र होगा तो वो जो 14 रिपोर्ट है वो भी सामने लाई जाएगी। तो अगर केजरीवाल की बात करें तो किस तरह से अब उनकी सांसें बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये कैग की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी तो खुलासे होंगे कि किस तरह की क्या वाकई में दिल्ली में लूट हुई है, किस तरह से पूरा मामला रहा पिछले दिनों, चाहे वो शराब की बात हो या अन्य कई मामले हैं। ना केवल जब कैग की रिपोर्ट आएगी संध्या, तो ना केवल ये जो शराब का मामला है, आबकारी का मामला है वो सामने आएगा, बल्कि अन्य भी कई मामले सामने आने की जो है इसके अंदर आशंका जताई जा रही है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली के थे मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया थे, और उसके अलावा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो उसके अंदर पूरी तरह से फंस सकते हैं। हो सकता है कि कैग की रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसे सामने आए जिसके अंदर जो अरविंद केजरीवाल को फिर से सजा भी हो सकती है। इस चीजों से बचने के लिए उन्होंने कैग की रिपोर्ट को आज तक सदन के अंदर सामने नहीं रखा, विधानसभा सत्र के किसी भी सदन के अंदर नहीं रखा। लेकिन भाजपा सरकार ने साफ कह दिया है कि ये 14 कैग की रिपोर्ट हैं, ये विधानसभा सत्र के अंदर रखी जाएंगी, सदन के पटल पर रखी जाएंगी और पढ़ के बताया जाएगा किस तरह से क्या क्या चीज इस कैग रिपोर्ट में के अंदर थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया में जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट गिरीश साझा करने के लिए। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है रेखा सरकार और तमाम फैसले भी लिए जा रहे हैं। यमुना की सफाई का जो वादा जनता से किया गया था उसको लेकर के भी काम जारी है। कैग रिपोर्ट जो चुनावी मुद्दा बनी थी उसे भी विधानसभा चुनाव के पहले सत्र में रखा जाएगा। जब भी सत्र आयोजित होगा तो उसे भी रखा जाएगा और उसके बाद परतें जब खुलेंगी तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ सामने आएगा कि दिल्ली की जनता को किस तरह से लूटा गया था। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खबर के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे, जो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल और कला जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपने प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे। ये सम्मेलन सहयोग और विचार नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने का मौका मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो सोल है ये युवाओं को किस तरह से एक सकारात्मक मंच प्रदान करेगा, और किस तरह से जब अनुभव शेयर किए जाते हैं तो युवाओं को उस क्षेत्र में, उस दिशा में जाने के लिए उनके व्यक्तित्व निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे कार्यक्रम? संध्या, देखिए, अगर इस कार्यक्रम के बैकग्राउंड में जाएं तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया था। और ये ऐसे युवा हो जो कि उनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं हो राजनीति में, और ये ऐसे युवा हो जो कि अपने मेरिट के दम पर राजनीति में आए, उनके अंदर एक कमिटमेंट हो, उनके अंदर एक पैशन यानी जुनून हो, राजनीति में काम करने के लिए, देश के विकास के लिए काम करने का एक जुनून हो। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने राजनीति में आने का आह्वान किया था। तो इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी ज़रूरी है, तभी वो देश की बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। और अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस विज़न को पूरा करने के लिए काम कर पाएंगे। तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि न केवल राजनीति बल्कि राष्ट्र निर्माण के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत की युवा काफ़ी दुनिया में नाम भी कमा रहे हैं। आपको मालूम है कि दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के युवा उनका नेतृत्व कर रहे हैं जी। तो अब चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप का सेक्टर हो, युवा आप देख रहे हैं किस तरह बड़ी तादाद में सामने आए हैं और देश का बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे युवा राजनीति में क्यों नहीं आ सकते हैं? तो इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, तभी ये युवा देश का नेतृत्व कर पाएंगे। तो यही सब विषय है जिन पर चर्चा की जाएगी। एक स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव जिसका आयोजन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद इसको संबोधित करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, वो अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र से जो दिग्गज हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इसमें शामिल होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, पब्लिक पॉलिसी हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो। इन तमाम सेक्टर्स के जो दिग्गज हैं वो कैसे आज के समय में जो लीडरशिप से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, जो दुनिया भर में तमाम जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, उनसे निपटने के लिए किस तरह का स्किल चाहिए, किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये जो तमाम दिग्गज अपने अपने क्षेत्र के जो आएंगे, वो अपनी जो प्रेरणादायी जो लाइफ जर्नी है वो शेयर करेंगे, जो ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, और क्या क्या सक्सेस और फेल्योर रहे हैं उनके इस जर्नी के दौरान वो शेयर करेंगे, ताकि जो युवा है उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो इनसे सीखें और आने वाले समय में नेतृत्व दे सकें, ताकि जो चूँकि विकसित भारत का सपना साकार करना है तो वो इन्हीं के कंधों के दम पे होगा, और यही जो युवा है वही इसका नेतृत्व करेंगे, यही देश का भविष्य बनेंगे। तो ऐसे में युवाओं की एक फौज तैयार करना जो कि नेतृत्व कौशल से, जिनके अंदर नेतृत्व कौशल हो, ऐसे नेतृत्व को युवाओं की फौज को तैयार करना ये ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर आज का जो एक ये कॉन्क्लेव है, ये इसी दिशा में एक किया गया आयोजन है। हालांकि अभी पिछले जनवरी महीने में आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 12 जनवरी को एक यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने उसको भी संबोधित किया था, जिसमें कि युवाओं के दृष्टिकोण से किस तरह से विकसित भारत का विजन होना चाहिए, उस पर चर्चा की गई थी।
तो उसी के तहत इस स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया है, जो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बिल्कुल, बहुत ही लाभदायक होगा क्योंकि भारत युवा देश है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में किस तरह से देश के युवाओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो भटके हुए युवा हैं उनके लिए ये आयोजन बेहद ही महत्वपूर्ण, उनको दिशा देने के लिए साबित होने की पूरी संभावना है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत आज नई दिल्ली में ग्रंथ दिंडी के पारंपरिक समारोह के साथ की जा रही है। ये ग्रंथ दिंडी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से साहित्य के मंदिर तक, तालकटोरा स्टेडियम तक यात्रा करेगी और सम्मेलन स्थल तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 23 फरवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का उत्सव मनाना है और इसमें भाषा संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव जैसे विषय भी शामिल हैं। मराठी साहित्य सम्मेलन में पुणे से दिल्ली तक साहित्यिक ट्रेन यात्रा द्वारा 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे और इसमें 2600 से अधिक कविताओं की प्रस्तुति, 50 पुस्तकों का लोकार्पण और 100 बुक स्टॉल लगाए जाएंगे। देश भर से प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला एक निश्चित दायरे तक ही सीमित रहने, व्यापार और वित्त का उपयोग हथियार की तरह करने और डेटा प्रवाह की पारदर्शिता पर भी चिंता व्यक्त की है। कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भौगोलिक राजनीतिक कारण से ही यांत्रिक मेधा और इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष, ड्रोन या हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति में इतना अंतर है। उन्होंने वैश्विक घाटे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये सहयोग पारदर्शी होना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि लेबनान में युद्ध विराम बनाए रखने और सीरिया के लिए समावेशी नेतृत्व को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पूरे विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत यूक्रेन विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से करने का भारत समर्थक रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर प्रगति की समीक्षा भी की। एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भेंट के दौरान यूक्रेन संघर्ष से संबंधित हालिया घटनाक्रम पर गहन चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमति व्यक्त की। और इसके अलावा विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की G20 प्राथमिकताओं के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन भी दिया। और नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आज शामिल होंगे। 20 से 23 फरवरी तक आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के मेडिटेशन एक्सपर्ट, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और वेलनेस एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मेडिटेशन का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में भूमिका पर फोकस करना है। और अब बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो
तो आज महाकुंभ का 40वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। गुरुवार शाम को 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। अनुमान के अनुसार शनिवार और रविवार होने के कारण ये संख्या 60 करोड़ पार जा सकती है। वहीं आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वहीं एक अनूठी और आध्यात्मिक पहल के तहत उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी आज जेल परिसर में ही महाकुंभ स्नान करेंगे। प्रदेश का जेल प्रशासन कैदियों के लिए संगम से पवित्र जल लाने के खातिर विशेष व्यवस्थाएं कर रहा है और इसके लिए जेल परिसर में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल लाया जाएगा। इससे कैदियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने का अवसर मिलेगा। महाकुंभ का आयोजन लोगों को धर्म, संस्कृति के साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी प्रेरित कर रहा है। और ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है एक थाली एक थैला अभियान के साथ ही एक थाली एक पेड़ अभियान। इस अभियान के तहत समाज सेविका और पर्यावरण प्रेमी शिप्रा पाठक प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को न केवल थाली और पेड़ मुफ्त बांट रही हैं, बल्कि मेले में आए लोगों को पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण और संस्कृति संरक्षण के प्रति प्रेरित भी कर रही हैं। अयोध्या के सरयू से सागर यानी रामेश्वरम तक पैदल यात्रा कर चुकी शिप्रा पाठक लोकप्रिय रूप में वाटर विमेन के तौर पर जाना जाता है। शिप्रा पाठक ने इससे पहले मां नर्मदा की 3600 किलोमीटर परिक्रमा, मां शिप्रा परिक्रमा, सरयू पदयात्रा और ब्रज 84 कोसी पदयात्रा करते हुए नदियों के संरक्षण की अलख जगाई है। पर्यावरण सेवी शिप्रा पाठक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। महाकुंभ का आयोजन जन जागरूकता का देशव्यापी मंच है। यहाँ से अलग अलग संदेश लेकर लोग जा रहे हैं और ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। एक संस्था गैर लाभकारी संगठन पंचतत्व द्वारा शिप्रा पाठक जी हैं जो कि थाली के साथ एक पेड़ भी सबको दे रही हैं। मैम, ये एक अभिनव विचार है आपका, किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है? वैसे तो 2016 से ये कार्य चल रहा है मेरा पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत 11,000 किलोमीटर की पदयात्राएं अब तक हो चुकी हैं और उन पदयात्राओं से 15 लाख लोग हमसे जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 25 लाख पौधे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के किनारे लगाए। एक साल पहले से हमने 40 संस्थाओं को जोड़कर ये प्रकल्प शुरू किया था, एक थैला एक थाली, जिसके अंतर्गत 15 लाख थैले और 16 लाख थालियां बट चुकी हैं, ताकि थर्माकोल और प्लास्टिक की पत्तलें शिविरों से, अखाड़ों से ना निकलें। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये वृक्ष आप दे रही हैं, नदी संरक्षण का लोग संकल्प भी ले रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का बोध कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो धरती को माता कहती है, गंगा को माता कहती है, मातृवत पूजा करती है, तो उन सब मूल्यों का कैसे प्रचार प्रसार इस कुंभ में? ये पौधा इसीलिए दिया गया है, केवल अक्षय वट का दर्शन करके, प्रणाम करके, 5 परिक्रमा करके, इसलिए वो अक्षय वट नहीं पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने लगाया था। उन्होंने कहा था अपने आंगन में एक अक्षय वट लगाना, अपने चौराहे पे एक अक्षय वट लगाना। माता जी, ये पेड़ दिया गया है, घर पे जाके इसको लगाएंगी, अच्छे से बच्चे जैसा पालेंगी पोसेंगी? बच्चे जैसे पालेंगे पोसेंगे। कुछ युवा हैं, आप बताएं, इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की सीख आपको मिलती है? यस सर, यस सर। और मैं 2017 से जन न्याय कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बिहार का छात्र नायक हूँ। हर साल पर्यावरण के दिन एक पौधा लगाता हूँ। अब तक मैं 9 पौधे लगा चुका हूँ, लगभग 2-2 एक का मुहिम जो देख रहे हैं कि लाखों पौधे वितरित किए जा रहे हैं कुंभ में, जन जागरूकता। हमको देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर प्रभावित होकर जा रहा है, प्रशंसा कर रहा है इस अभिनव प्रयोग की। क्या संदेश और आप देंगी, और ये आपकी साधना ये अनवरत चलती रहेगी पर्यावरण संरक्षण? जी बिल्कुल चलती रहेगी। अभी कुछ पदयात्राएं बाकी हैं, जो जैसे ही समय आएगा और ईश्वर की आदेश होगा तो वो पूर्ण होंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का, नदी संरक्षण का और साथ ही साथ संस्कृति संरक्षण का, संस्कार संरक्षण का महायज्ञ भी चल रहा है। और यह अभिनव प्रयोग महाकुंभ नगर में हो रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
और महाकुंभ में युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 3 युवाओं की एक ऐसी टोली है जिसने अपने अदम्य उत्साह से बाइक से 850 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज के पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। आइए सुनते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 14 फरवरी की शाम प्रयाग नगरी के लिए निकले इन तीनों युवाओं के सफर से जुड़े अनुभव को। पूरी दुनिया से लोग खिंचे चले आ रहे हैं प्रयागराज, और इसी क्रम में ये 3 युवा भी आए हैं। कहाँ से आए हैं, कैसी अनुभूति रही, ये अपनी बाइक से सीधे चलते हुए अपने गृह राज्य से आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आस्था का वो संगम जो कि त्रिवेणी में होता है, भारत भारतीयता का जो संगम त्रिवेणी में होता है, उसके विविध रूप दिखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और कितनी लंबी यात्रा आप लोग? मेरा नाम राजकुमार हजरा है। हम लोग वेस्ट बंगाल का कलकत्ता से मतलब बैरकपुर से आए हैं। हम लोग 14 तारीख रात को हम लोग निकले थे। लगभग हम लोग 850 किलोमीटर राइड कर लिए। अभी यहाँ नहा लिए, अभी हम लोग लौट रहे हैं। कितने स्टॉपेज लगे, कितना दिन लगा? हम तो 14 तारीख को निकले थे रात 11 बजे और इधर पहुँचा कल दोपहर को इधर पहुँचा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्नान हो गया यहाँ पे, त्रिवेणी में स्नान हो गया? त्रिवेणी संगम में अभी सुबह नहाया, अभी सीधा कलकत्ता जा रहा है। अब वापस कलकत्ता जाएंगे। एक इनके और मित्र हैं, उनसे जानना चाहेंगे, त्रिवेणी से गंगा जी जब निकलती हैं तो फिर गंगा सागर में जाके विलीन होती हैं, तो आप समझिए कि पूरे देश को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा ही है जो जोड़ती है। आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए? 140 साल बाद एक कुंभ मेला हुआ था, फिर 2025 में एक कुंभ मेला हुआ है, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कुंभ प्रयागराज में जाके ही नहाएंगे। अच्छा लगा नहाने में, सबको ही अच्छा लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं से क्या आप अपेक्षा करेंगे कि हमारी जो नदियाँ हैं, जो गंगा जी हैं, वो साफ सफाई बनी रहे? कुछ संदेश क्या मन में आपके यहाँ से ठान के जा रहे हैं, क्या संकल्प लेके जाते हैं? संकल्प क्या लेके जा रहे हैं, जो गंगा जो है उसको मैला ना फैलाए, अच्छे से रहे। यही एक और टिप्पणी हम लेते हैं। आप बताएं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? पूरा भारत यहाँ सिमट जाता है, न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा, एक ही घाट पर सब आके नहाते हैं। हाँ, सब आए नहाइए, और क्या अब कब आएगा महाकुंभ फिर से? 144 साल बाद आएगा, तो आइए और नहाइए। और ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है, 26 तारीख तक ही चलेगा। यही बस। देखिए, बस मन में एक अभिलाषा है कि लोग इस महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन के साक्षी बने, और साथ ही साथ लोग प्रयागराज अगर आएँ तो यहाँ से एक संकल्प भी लेकर जाएं, चाहे वो भारत भारतीयता के ताने बाने को मजबूत करने का हो, चाहे वो शाश्वत के सनातन मूल्यों को और प्रगाढ़ करने का हो, और साथ ही साथ देश के निर्माण में अपना अंशदान करने का हो। और ये युवा शक्ति इसी का आह्वान कर रही है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और आइए नया सवेरा में अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नमस्ते योजना के तहत सफाई साथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सफाई साथियों को आयुष्मान कार्ड, PPE किट और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले सफाई साथियों का काम आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पहल है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। जो हमारे स्वच्छता सेनानी हैं देश भर में, इनके काम को आसान बनाने के लिए, इनके काम को सम्मानजनक और गरिमामय बनाने के लिए देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना नमस्ते योजना प्रारंभ की। स्वच्छता कर्मी भाइयों बहनों को PPE किट, सुरक्षा उपकरण ये प्रदान किए जा रहे हैं। उनका पूरे देश में प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसके उपरांत
उनको आयुष्मान भारत योजना के साथ में जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड उनको प्रदान किए जा रहे हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच लगातार बढ़ते जा रही है। मिशन 2026 के तहत फोर्स ने एक और अहम कामयाबी हासिल की है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जवानों ने उस इलाके में नया कैंप स्थापित किया है, जिसे अब तक माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की बस्तर से ये खास रिपोर्ट। एक समय छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। बस्तर डिवीजन घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसमें से 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका नक्सलियों का प्रभाव है। लेकिन अब सुरक्षा बलों के प्रयास और भारत सरकार के साथ राज्य सरकार की कोशिशों के कारण छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। तो वहीं बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती से नक्सल उन्मूलन का काम भी चल रहा है। बस्तर में सुरक्षा कैंप सिर्फ एक ठिकाना भर नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए विश्वास का प्रतीक भी बन रहा है। बस्तर के अंदरूनी सीमावर्ती इलाका में 30 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के परिणाम स्वरूप इन इलाका में सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, आंगनबाड़ी, रेशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक पाठशाला इत्यादि मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गए थे। बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से बंद हुई सड़क मार्ग जैसा बासागुड़ा जगरुंडा से लेकर अरनपुर, नारायणपुर से लेकर कुतुल मोहंती तक और नार अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गारपा तक सड़क निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करके क्षेत्र की जनता को आवक जावक का सुविधा उपलब्ध की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने इस साल अभी तक 81 माओवादियों का इनकाउंटर किया है। मारे गए माओवादियों में कई नक्सलियों के टॉप कमांडर भी शामिल थे। बस्तर के अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाके में 30 नए कैंप खोले गए हैं। ये कैंप रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इससे इस इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। इन कैंपों के आसपास कई विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण हो, स्कूल खोलना हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, सुरक्षा बल हर स्तर पर योगदान दे रहे हैं। आने वाला सीजन में हमारा प्रयास ये रहेगा शासन के मनसानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए विकास कार्य को और गति देकर इलाका के एक नया पहचान देने के लक्ष्य के साथ हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा और समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस नए कैंप के साथ सुरक्षा बलों ने माओवादियों को एक और बड़ा झटका दिया है। मिशन 2026 के तहत अब उन सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है जहां अब तक माओवादियों का प्रभाव था। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। और हाल ही में सरकार ने अपने बजट में लेदर और इससे बने उत्पादों को लेकर प्रोत्साहनकारी प्रावधान किए हैं। लेदर उद्यमी इसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर बात की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में लेदर को लेकर और शू इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे इस इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद जगी है कि रोज़गार बढ़ेगा और व्यापार और कामकाज भी बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे साथ दो भाई जो आगरा में अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रोडक्ट के तौर पर वो एस्टैब्लिश नाम कमा चुके हैं। दोनों भाई हमारे साथ हैं। इस बार जो बजट में चीज़ें हुई हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो आप लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं? देखिए, सरकार हमारे इस ट्रेड को, हमारे जो सेक्टर है जूते को कंसिडर कर रही है, वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और नए बजट में जो नए पॉइंट्स आए हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हुई हैं लेदर के, रॉ लेदर हाइड पे, तो उसका फ़ायदा शू मैन्युफैक्चरर तक तब पहुंचेगा जब शू मैन्युफैक्चरर को पता चले कि वो सस्ता है, सस्ता हो गया है, सरकार ने उस पर सब्सिडी दी है या छूट दी है तो वो थोड़ा सस्ता हो गया है। अभी शू मैन्युफैक्चरर्स को वो चीज़ नहीं मालूम है कि वो सस्ता हो गया है, तो वो पुराने ही दामों पे अपना लेदर लेते हैं। अब जब ये चीज़ लोगों तक पहुंचेगी तो वो फ़ायदा शू मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेगा। अभी वो फ़ायदा सिर्फ टैनरी वालों तक पहुंच रहा है। रोज़गार की दृष्टिकोण से बड़ा सेक्टर है जी। किस तरीके की चुनौतियाँ आप आजकल, चूँकि खुद एक फैक्ट्री चलाते हैं, तो महसूस करते हैं? आज एक नई चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली 2-4 साल से ही कर रहे हैं, कि सरकार ने लेबर क्लास की हेल्प के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन
आज जब खाना इतना, राशन पानी इतना इजीली अवेलेबल हो रहा है लेबर को, तो थोड़ी सी समस्या हमारे लिए आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं शायद, या जितनी मेहनत पहले करते थे उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं आज। आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि जैसे आपका परंपरागत रूप से आप बिजनेस चला रहे हैं, आप लोग क्या ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम कुछ नया ऐसा क्या करें जिससे कि हम उस लेवल पर टच करें और बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन करें? ऐसा कुछ आप लोगों को ख्याल आता है? बिल्कुल आता है, पर सरकार की तरफ से हमें ये चाहिए, सरकार की तरफ से नहीं, हमें खुद ही करना है कि स्किल डेवलपमेंट करवाना है लोगों का। जितनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर होगी हमारे पास उतना अच्छा है, और हमें उनको फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स को उनको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं कि वो एक स्किल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करें। चाइना और इंडिया हमारा काम करने के तरीके में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज हैं हर चीज़ में। हमारा जूते का सेक्टर आज भी अनऑर्गेनाइज है। तो हमने बात की दो युवा शू मेकर्स उद्यमियों से जो ये मानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कुछ और मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल, और सरकार की कोशिश भी यही है कि इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि न सिर्फ हम इसमें एक्सपोर्ट करके जो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएँ, बल्कि जो रोज़गार की जो संभावना इस क्षेत्र में ज़्यादा है उसको भी मजबूत कर पाएँ। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नया सवेरा में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए मेरी सहयोगी भावना नैयर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। चलते हैं उन्हीं के पास। भावना, आपसे जानना चाहेंगे आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें हैं जिन्हें आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। सुप्रभात संध्या। अगर विभिन्न क्षेत्रों की खबरों की बात करें तो अखबारों के विभिन्न पृष्ठों पर आज ये खबरें प्रकाशित की गई हैं, जिसमें मुख्यतः तौर पर टीवी चैनल हो या अखबार हो, सभी जगह पहले पृष्ठ पे यही खबर है कि बीजेपी की सरकार की वापसी हुई है 27 साल बाद, और रेखा गुप्ता ने नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसके साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। विभागों का बंटवारा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में एक्शन मोड में दिखने लगी है रेखा गुप्ता। आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली में कार्यान्वयन नहीं हुआ था, उसको सबसे पहले मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की कई प्राथमिकताएं हैं, उसका भी जिक्र रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, जिसमें गरीब महिलाओं को 8 मार्च तक 2500 रुपए माहवार आर्थिक सहायता शुरू करने की बात की गई है। साथ ही साथ कैग रिपोर्ट में जो 14 रिपोर्ट लंबित हैं उसको भी कहीं ना कहीं आगे लाने की बात की गई है। पूर्व सरकार में से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को किए गए वादे सब पूरे किए जाएंगे, और जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रमुख रूप से 200 यूनिट तक बिजली एवं पानी मुफ्त और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराना, ये कुछ दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जनसत्ता में प्रकाशित की गई है। ये भी एक अच्छी खबर है और भारत के लिए एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि तट रक्षक बल के लिए खरीदे जाएंगे 149 अत्याधुनिक रेडियो। अभी अत्याधुनिक रेडियो का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा कि ये अत्याधुनिक रेडियो जो है वो तटरक्षक बल को हाई स्पीड डेटा के जरिए सूचनाओं और सुरक्षित एवं विश्वसनीय ढंग से साझा करने और किसी भी स्थिति को भांपने, समझने और उस पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाए
बनाएंगे। इसके साथ साथ इनका जो काम होगा वो समुद्र में कानून प्रवर्तन, खोज बचाव अभियान का संचालन, इन सभी कामों में इसका इस्तेमाल होने वाला है ये अत्याधुनिक रेडियो का। अगली खबर की रुख करेंगे। अगली खबर, केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए और इसके लिए एक अभियान की भी शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये विशेष अभियान चलाया है। 100% लक्ष्य टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग पर फोकस किया जाएगा और इसमें 30 से अधिक वर्ष और या उन व्यक्तियों को कवर किया जाएगा और इस अभियान के तहत गैर संचारी जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर हरिभूमि में प्रकाशित की गई है। एआई से जुड़ी विभिन्न धारणाएं हैं जो इस समय लोगों के मन में हैं और सबसे बड़ी धारणा इसी की है, ये चुनौती है कि एआई से क्या नौकरियां चली जाएंगी। ऐसा कहना है डॉयशे बैंक के चीफ टेक्नोलॉजी डेटा और इनोवेशन ऑफिसर बैरन ल्यूकर्ट का, जिन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में एआई को खतरा है और 30 से 40% नौकरियां इससे प्रभावित होंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि भारत में एआई का रोल बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि बड़े पदों पर एआई का रोल बढ़ा और उससे नौकरियों को खतरा हो सकता है, तो उसको अपनाने के लिए कई चुनौतियां हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। ये खबर जो है वो पायलटों की ज़रूरतों से जुड़ी हुई है। आपको पता ही है कि जब से भाजपा सरकार आई है, जो हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या जो है वो दोगुनी हो चुकी है पिछले 10 सालों में और आने वाले 5 सालों में भी इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ऐसे में 20,000 पायलटों की ज़रूरत है आने वाले वर्षों में, ये कहना है नागर विमानन मंत्री का। और उन्होंने कहा है कि दुनिया में जिस तरीके से तेज़ी से विकास हो रहा है विमानन बाजारों में, उसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में हवाई अड्डों की संख्या जो है वो दोगुनी होकर 157 हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है मौसम से जुड़ी हुई। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनवरी और फरवरी गर्म महीना रहा है, ऐसे में एक शोध ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की बर्फ भी 150 मीटर तक घटी है। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबर है। अमेरिका के निकोलस कॉलेज में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर और ग्लेशियर का ये अध्ययन है, कायला ग्लेशियोलॉजिस्ट ने ये अध्ययन किया है और उसमें बताया है कि माउंट एवरेस्ट की बर्फ में 150 मीटर जो है वो घट चुकी है। और जाते जाते एक और खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक खबर है, ईरान से जुड़ी एक खबर है। सजाए मौत देने में ईरान दुनिया भर में सबसे आगे। आपको बता दें 975 लोगों को ईरान में फांसी की सजा सुना दी गई है साल 2024 में, जिसमें 31 महिलाएं और सजा के मामले बढ़े हैं। 17 साल में पहली बार है जब महिलाओं को सजा दी गई और 2023 में 834 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई थी, जो 2024 में 975 हो गई है। तो संध्या, अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, अखबारों में प्रकाशित ये कुछ विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जिसे आज अखबारों ने अपने पृष्ठ में जगह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तमाम खबरों को हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कम समय में समेट करके लाने के लिए। तो देश में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ दुनिया में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को समेटकर हमारी सहयोगी भावना लाई थी। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI के निदेशक पद के लिए मंजूरी दे दी है। पटेल को 51-47 वोटों से मंजूरी मिली है। इजराइल में तेल अवीव के पास कल 3 खड़ी बसों में सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों में कोई घायल नहीं हुआ। पूरे मामले की जांच जारी है। नेतन्याहू ने सेना को वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से काफी खिन्न। यूक्रेन को जल्द ही महत्वपूर्ण खनिजों पर अमेरिका के साथ करना चाहिए समझौता। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट चरण के दूसरे राउंड के शुभारंभ के साथ आवेदन एक बार फिर से आमंत्रित किए जा रहे हैं। पहले राउंड में 6 लाख से ज्यादा आवेदन मिलने के बाद दूसरे राउंड में भारत के 730 से ज्यादा जिलों में स्थित शीर्ष कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर दिए जा रहे हैं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल के इस सेवा विस्तार को मंजूरी दी।
भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में नई इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की। जितिन प्रसाद ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में नवाचार आधारित उद्यमिता और IT निर्यात को बढ़ावा देना है। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया है। अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 6 रन से हराने में सफलता पाई। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कराची में मैच खेला जाएगा। ग्रुप बी का यह पहला मुकाबला होगा। इटली के तुरीन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल में भारत का 49 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। इन खेलों का आयोजन 8 से 15 मार्च तक होगा। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम के मिजाज के बाद अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन महाकुंभ में कलाग्राम में चल रहे रंगारंग कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से भारत की पौराणिक कथाओं को जीवंत कर दिया है। नया सवेरा में जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं इसी कार्यक्रम की शानदार झलकियों के साथ। आप लीजिए इन रंगारंग झलकियों का आनंद और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।